हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रक्षित शर्मा एंड वेलकम टू जे एंड के कॉम्पिटिटिव चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले पॉलिटी और बीच बीच में क्या करते रहेंगे, हम इकोनॉमिक्स और पॉलिटी के सेशन इंटरचेंज करते रहेंगे। बीच में हम लाते जाएंगे, कभी पॉलिटी सेशन के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ा देंगे, कभी इकोनॉमिक सेशन के बारे में। लास्ट टाइम हमने इकोनॉमिक सेशन में पॉवर्टी के बारे में पढ़ा था। पॉलिटी का सिलेबस ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू इकोनॉमिक्स, तो इसलिए हम क्या बीच बीच साथ साथ इकोनॉमिक्स ही पढ़ते जाएंगे। तो इकोनॉमिक पोर्शन में आज हमने क्या पढ़ना है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बनना है पॉलिटी में। या लॉज, हमें कुछ टाइप के ऐसे लॉज हैं जो हमें ब्रिटिशर्स ने जब क्या कर रहे थे, रिफॉर्म्स ला रहे थे, एक्ट्स ला रहे थे, वहां से हमें क्या मिले थे, ला मिले थे। जैसे बाई कैमरलिज्म हो गया, ठीक है। फिर हमें हमारी पब्लिक सर्विस कमीशन कब आई थी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शंस कब, हमें इंडियंस को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कब एंट्री मिली थी, लेजिस्लेचर में कब हमें रिप्रेजेंटेशन करने का मौका मिला था। इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। और इसके सिलेबस में क्या क्या आएगा, इसके बाद हमने पढ़ना है आर्टिकल्स पढ़ेंगे, जिसमें हम प्रीएम्बल से लेके फिर हम करेंगे आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 51A तक। मतलब क्या, इसके भी सब कुछ आ जाएगा आपका, कौन कौन सा यूनियन एंड टेरिटरीज। उसके बाद हम करेंगे इसका सिटीजनशिप, जो 5 से कितने में है। फर्स्ट कौन सा, यूनियन एंड टेरिटरी इंडिया की, ठीक है। वो कहाँ से कहाँ तक, आर्टिकल 1 to 4 तक आ जाएंगी। फिर सिटीजनशिप आपकी 5 से लेकर 11 आर्टिकल तक आ जाएंगी। उसके बाद हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ना है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपका ये 12 आर्टिकल से लेकर 35 तक चलेगा। फिर आपके आते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आपके 36 से स्टार्ट होते हैं और आपके 51 तक चलते हैं। फिर आपके आते हैं फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपकी कहाँ से, किसमें, 51A के अंडर आती है। तो इन सब के बारे में हम क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। फिर हमारे आ जाएगा कौन से, पार्लियामेंट। ये आज मैं अभी आपको सिलेबस के बारे में बता रहा हूँ। पार्लियामेंट के 3 पार्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट, ठीक है। राज्यसभा में आगे हम उनकी बाइफर्केशन भी करके पढ़ेंगे, जितना हम देखेंगे लोगों को नॉमिनेट कहाँ से किया जाता है, ठीक है। फिर इसका चेयरमैन कौन होता है, फिर हम स्पीकर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे हम बीच जाते रहेंगे और साथ साथ हम प्रेसिडेंट की पावर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके पास कौन कौन सी पावर्स होती हैं। वीटो पावर होती है उसकी, एट द सेम टाइम जो पास करता है जब वो बिल्स को, किस कौन कौन सी पावर उसके पास, प्रेसिडेंट के पास होती है। मनी पावर को रिलेटेड लेके उनके पास कौन सी पावर होती है प्रेसिडेंट के पास। आर्मी को रिलेटेड लेके कौन सी पावर होती है, और जुडिशियल पावर कौन कौन सी होती है प्रेसिडेंट के पास। इन सब के बारे में बात करेंगे हम। फिर हम, ये हमने सेंट्रल लेवल पे पढ़ा है, फिर हमने स्टेट लेवल पे पढ़ेंगे, ठीक है। स्टेट लेवल करने के बाद हम कहाँ पे जाएंगे, जुडिशरी में। और जुडिशरी के बाद लास्ट हम जाएंगे कौन सी, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में। यहाँ पे जाके हमारा क्या हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सिर्फ आपको देखने में सिलेबस बड़ा लग रहा होगा, इतना बड़ा है नहीं है ये। इसलिए आज हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, क्योंकि हम पॉलिटिक्स पढ़ने वाले हैं, हमें कम से कम इतना पता होना चाहिए कि सोर्स क्या है इसका, बैकग्राउंड क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि इस पोर्शन में आपको याद रखने वाला बहुत कुछ होगा। थोड़ा इंटरटेनिंग बनाने की कोशिश भी करेंगे कि आप बीच में बोर ना हो जाओ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मेरा नाम है रक्षित शर्मा और आप हैं जे एंड के कॉम्पिटिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे स्टार्ट होती है कहाँ से, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से। देखो, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जब आया, इससे पहले क्या था, इस मोस्ट ऑफ द फंक्शन जो चल रहे थे, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, इकोनॉमिक फंक्शन, कमर्शियल फंक्शन, जितने भी फंक्शन थे, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही थी, ईआईसी चला रही थी। और आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में कब आई थी, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ ली होगी तो आपको इतना पता चल गया होगा कि 1600 के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। और उनको क्वीन एलिजाबेथ से क्या मिला था, चार्टर, ठीक है। एक चार्टर मिला था जहां पे उन्होंने, उनको क्वीन एलिजाबेथ ने क्या बोला था कि हम आपको क्या करते हैं, मोनोपोली देते हैं कि लंदन से ना कोई और कंपनी नहीं जाएगी इंडिया के साथ क्या करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, ये सिर्फ आपके पास मोनोपोली है। और ये चार्टर एक्ट में क्या होता है कि एक टाइम पीरियड दिया होता है, एक टाइम पीरियड, सपोज कि क्वीन एलिजाबेथ ने उनको चार्टर दिया और उनको बोला क्या कि हम आपको 20 ईयर का ये चार्टर देते हैं, 20 ईयर तक इंग्लैंड से यहाँ पे कोई नहीं आने वाला, क्या करने के लिए, बिजनेस करने के लिए इंडिया में। सिर्फ आप इकलौती कंपनी हो जो इंडिया के साथ जाके बिजनेस कर सकते हो लंदन से। तो पर इस 20 ईयर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर साल हमें 1000 पाउंड देने पड़ेंगे,
ठीक है, $1000 देने पड़ेंगे, कुछ भी वो बोल सकते हैं। ये क्या हो गया, चार्टर हो गया। तो इस चार्टर को हर 20 साल 10 साल ऐसे करके क्या करते रहते, वो रिन्यू करते रहते थे। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट था, ये भी एक चार्टर एक्ट था, ये भी एक चार्टर एक्ट था। इस एक्ट का नाम, चार्टर एक्ट का नाम क्यों डाला गया 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, क्योंकि इस एक्ट में बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी काफी क्या चल रही थी, इसमें लॉस में चल रही थी। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस में चल रही थी तो उन्होंने क्या किया, क्वीन क्राउन के पास के उन्होंने बोला कि हमें थोड़े पैसे चाहिए, हमें थोड़ी हेल्प चाहिए। तो क्वीन ने क्या बोला कि आप इतने ज्यादा पैसे वहां से कमा रहे हो और आप फिर कह रहे हो कि हम लॉस में चल रहे हैं, ठीक है हम आपको पैसे प्रोवाइड तो कर देंगे, बट एट द सेम टाइम हम आपकी एक्टिविटीज को रेगुलेट करना शुरू कर देंगे। तभी इस चार्टर एक्ट का नाम क्या आया, रेगुलेटिंग एक्ट। क्या नाम आएगा इसका, रेगुलेटिंग एक्ट। आपको कम से कम इतना पहले पता होना चाहिए। ये सिर्फ पॉलिटिकल क्लास नहीं है आपकी, एट द सेम टाइम आपको इससे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी मिलता जाएगा, आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन भी यहाँ से आ सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं इसका। अब आपको एक आई थिंक बैकग्राउंड जिस्ट मिल चुका होगा। देखिए, जब 1773 आया ना, तो यहां से आप मान सकते हो कि किस चीज की शुरुआत हो गई थी, सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रलाइजेशन होता है कि पावर को किसी एक के पास क्या करना, कंसंट्रेट करना, किसी एक एंटिटी के पास, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या करना, पूरी की पूरी पावर उसके पास लाना। पर शुरुआत यहां से हो चुकी थी 1773 से। क्या हुआ, गवर्नर ऑफ बंगाल वाज डेजिग्नेटेड एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। देखो, गवर्नर पहले मद्रास के गवर्नर को क्या बोला जाता था, गवर्नर ऑफ मद्रास, ठीक है। जो बॉम्बे का था गवर्नर ऑफ बॉम्बे, और जो बंगाल का था गवर्नर ऑफ बॉम्बे कहा जाता था। लेकिन 1773 में उन्होंने क्या किया, जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको क्या बना दिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। मतलब अब सिर्फ नाम से ही लग रहा है, जब बीच जनरल वर्ड आ चुका है ना, कि मतलब उसकी क्या हो चुकी है, जो बढ़ चुकी है उसकी वैल्यू, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, इन दोनों के ऊपर जो देखो, हम आगे पढ़ते हैं क्या हुआ। सबसे पहले क्या हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो उसको डेजिग्नेट क्या कर दिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। एंड द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स वाज आल्सो क्रिएटेड टू असिस्ट हिम। और एट द सेम टाइम एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी उसके साथ रखा। एग्जीक्यूटिव्स क्या होते हैं, जो लॉ कोई बनता है उसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो उन्होंने बोला कि गवर्नर, अब तुम्हारे पास पावर सारी की सारी नहीं है, अब आपको हेल्प कौन करेगा, चाहे आपके पास पावर है लेकिन एट द सेम टाइम आपको एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो आपकी हेल्प करेगा। कितने मेंबर की, 4 मेंबर की। वो आपको असिस्ट करेंगे किस चीज में, इंप्लीमेंट करने के लिए, कोई भी अगर लॉ आ रहा है उसको इंप्लीमेंट करने में हेल्प करेंगे। और आपको ये याद रखने वाली बात है कौन सी, बैरन हेस्टिंग बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, सॉरी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये याद रखना, आपसे पूछ सकते हैं कि किस एक्ट में जो वैरन हेस्टिंग थे वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे, तो आपको लिखना रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। एट द सेम टाइम वो बोल सकते हैं कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, आपको नाम याद रखना पड़ेगा, वैरन हेस्टिंग। इसी तरीके से भी क्वेश्चन तोड़ मोड़ के आपको बता सकते हैं। एट द सेम टाइम जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी के थे, बिकेम सबॉर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब आपको पता चल रहा है किसकी सुपरमेसी यहाँ से पता चल रही है, सिर्फ गवर्नर जनरल नाम ही नहीं दे दिया, दिया उसको, उसको ना कर्म भी दिए उसके, मतलब उसको उसका स्टेटस भी उतना मिला। क्यों, क्योंकि ऑटोमेटिकली जो बॉम्बे और मद्रास किसके सबॉर्डिनेट बन चुके। 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट में सुप्रीम कोर्ट की भी एस्टैब्लिशमेंट की गई थी, और कहां पे हुई थी, कलकत्ता में। याद रखना, कलकत्ता में हुई थी। अगर आपको मद्रास डाल दे, बॉम्बे डाल दे, तो वो गलत है। कंपनी सर्वेंट फॉर वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग प्रेजेंट और ब्राइब्स फ्रॉम द नेटिव्स। अब मैंने आपको क्या कहा था स्टार्टिंग में कि रेगुलेटिंग एक्ट आया क्यों था, क्योंकि इतनी ज्यादा करप्शन चल रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर, तो वो लॉस मेकिंग में चलना शुरू हो गए थे। वो क्यों हुआ होगा, क्योंकि कंपनीज के जो सर्वेंट थे वो क्या कर रहे थे, प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे, ठीक, वो ब्राइब्स लेते थे, इतनी ज्यादा करप्शन करते थे। तो अभी ऑब्वियस सी बात है कि सबसे पहला जो फरमान जारी करेगी क्राउन, वो क्या बोलेंगे, कि जो कंपनी के सर्वेंट है उनको प्रोहिबिट किया जाता है कि वो किसी टाइप के भी प्राइवेट ट्रेड में क्या करेंगे, इंगेजमेंट। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है वो कौन होते हैं, गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी, टू रिपोर्ट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन इट्स रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उनको बोला गया क्या, कि आपको जितनी भी, अब आपको पता है कि अगर आप इंडिया से क्या कर रहे हो, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया से ट्रेड कर रही है, तो वो हर चीज का क्या रखती होगी, एक रिकॉर्ड रखती होगी। रिकॉर्ड किस किस को लेके, कि वहां से हमने रेवेन्यू कितना जनरेट किया हुआ है, वहां पे सिविल और मिलिट्री खर्चा कितना आ रहा है, क्योंकि उनको अपनी आर्मी मेंटेन रखनी पड़ती थी थोड़ी बहुत। क्यों, क्योंकि वो आपसे इससे पहले आपने सुना होगा कि उन्होंने कुछ लड़ाइयां भी लड़ी हैं, बैटल ऑफ बक्सर हो गया, बैटल ऑफ प्लासी हो गया, तो उन्हें आर्मी, उनको मिलिट्री भी चाहिए थी। तो उन कोड ऑफ डायरेक्टर्स को ऑर्डर मिला कि आप द सेम टाइम आपको क्या करना है, रिपोर्ट किसको करना है, गवर्नमेंट
ऑफ क्राउन को आपको क्या करना है, सब कुछ बताना है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी कि सुप्रीम कोर्ट की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी, प्राइवेट ट्रेड को बंद कब किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट में, एट द सेम टाइम गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था। और पहले कौन थे, गवर्नर हेस्टिंग, और गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास किसके सबॉर्डिनेट बन गए थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। तो ये चार टॉप पॉइंट पहले आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये किसके अंदर आते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के अंदर। ठीक है, अब आपका क्या आ जाता है, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में सिर्फ आपको 2 से 3 पॉइंट या 3 से 4 पॉइंट जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन्हीं के बारे में बताऊंगा, आपको फालतू की नॉलेज यहाँ पे नहीं दूंगा। देखो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था, डिस्टिंग्विश द कमर्शियल एंड द पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी। देखो अभी यहाँ पे हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था कि यहाँ पे सिर्फ क्या कर रहे हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या कर रहे हैं, गवर्निंग बॉडी थी, बट अब इन्होंने 2 बॉडीज लेके आ गए, डूल गवर्नमेंट का सिस्टम लेके आ गए। ठीक है, एक कमर्शियल बॉडी और दूसरी कौन सी थी, पॉलिटिकल बॉडी। ठीक है, अब 2 सिस्टम आ गए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर्स एंड क्रिएटेड अ न्यू बॉडी कॉल्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर्स, देयरफॉर एस्टैब्लिश अ सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। अब ड्यूल गवर्नमेंट आ चुकी है। जो कमर्शियल विंग है, कमर्शियल विंग को कौन संभाल रहा है, COD, सबसे आसान तरीके इसको याद रखने का, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कौन कर रहे हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। किसको मेंटेन कर रहे हैं, कमर्शियल विंग को, जो क्या चेक करेंगे, जितना भी ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स है उनको चेक कौन करेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। एंड एट द सेम टाइम जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलानी है, ठीक है, वो हर टाइप की चीजों को कौन चेक करेगा, BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, अगर आपको याद रखना होगा तो आप ऐसे याद रख सकते हो, BOCOD। पहले BOC कौन कर रहा है, ये आपको चाहे याद ना रहे, लेकिन आपको COD तो हमेशा याद रहेगा। COD क्या हो गया, जब हम क्या करते हैं, कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी में क्या चीज, कमर्शियल बात हो रही है, तो COD कौन कर रहा है, कमर्शियल विंग संभाल रहा है। और ऑब्वियसली बात आपके पास बचता है कैसे, BOC। BOC में क्या जाता है, पॉलिटिकल फंक्शन, कौन संभालेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल द ऑपरेशंस ऑफ द सिविल एंड द मिलिट्री गवर्नमेंट और रेवेन्यू ऑफ द ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। अभी हमने आपसे बात की ऊपर, द कंप्लीट टेरिटरी ऑफ इंडिया, द कंप्लीट टेरिटरी ऑफ इंडिया वाज फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड द ब्रिटिश पोजेशन इंडिया। इससे पहले उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया गया था, इससे पहले वो बोल रहे थे कि हम इंडियन जो टेरिटरी है वो हमारी नहीं है, वो इंडियंस की टेरिटरी है, हम तो सिर्फ यहाँ पे आके ट्रेड कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम पिट्स इंडिया एक्ट में उन्होंने क्या बोला था कि ये बिलोंग किससे करती है, ये ब्रिटिश पोजेशन है, ये लैंड किससे बिलोंग करती है, ब्रिटिश क्राउन से बिलोंग करती है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि फर्स्ट टाइम उन्होंने कब बोला था कि ये जो लैंड है, ये जो एरिया किससे बिलोंग करता है, ब्रिटिश क्राउन से बिलोंग करता है, तो पिट्स इंडिया एक्ट में करता है। अब देखो मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब हर चार्टर एक्ट ना 20 ईयर्स के बाद आता है, 20 ईयर। इसका मतलब क्या है कि 1773 के बाद जो 20 ईयर आए होंगे, तब क्या था आपका 1793। अब 1793 में आपको फिर 20 ईयर्स की लीज मिली होगी, आपको चार्टर एक्ट चार्टर आपको दिया गया होगा, आप 20 साल और कंटिन्यू कर सकते हो। फिर नेक्स्ट कब आएगा, सॉरी 1813 में। अब 1813 के बाद आपको कब मिलेगा, 1833 में। इस तरीके से हर 20 साल में उनको लीज मिल जाती थी, उनको चार्टर मिल जाता था, जिसमें उनको बोलते थे कि आप करो, कि आप कंटिन्यू कर सकते हो अपना ट्रेड करना। देखो 1793 में इतना कुछ खास हुआ नहीं था, बट मैं आपको 1713 के बारे में शायद मैं इंक्लूड करना भूल गया, बट आपको एक चीज याद रखना कि सॉरी 1813 में क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो 1600 में मोनोपोली मिली थी, क्या कि आप सिर्फ आप ही ट्रेड करोगे इंडिया से, अब वो चीज खत्म होगी। ईस्ट इंडिया कंपनी को जो मोनोपोली मिली थी वो 813 चार्टर एक्ट में क्या कर दी, उन्होंने खत्म कर दी। अब इसका मतलब क्या है कि ब्रिटेन से कोई भी आके इंडिया में क्या कर सकता है, ट्रेड कर सकता है। और एट द सेम टाइम उन्होंने क्या बोला था कि ब्रिटिश मिशनरी, जो क्रिश्चियन मिशनरी नहीं थे, क्रिश्चियन मिशनरीज जो अपना धर्म का प्रचार करते थे, वो भी 1813 के बाद क्या हुआ, यहाँ पे आना शुरू हो गए। तो ये दो आप क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। अब देखो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ क्या किया उन्होंने मोनोपोली खत्म कर दी, बट अभी तक ईस्ट इंडिया के कंपनी के पास ना एक चीज की मोनोपोली अभी भी क्या थी, वो कौन सी थी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास मोनोपोली, कि आप ओपियम ट्रेड कर सकते हो, किसके साथ, चाइना के साथ।
1813 में हर चीज से मोनोपोली उनकी खत्म कर दी। मतलब अगर ये ब्रिटिश इंडिया कोई भी ट्रेड कर रहे हैं, कॉटन इंपोर्ट कर रहे हैं, व्हीट इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब ब्रिटेन में कुछ भी कर रहे हैं, रॉ मटेरियल को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो कोई और कंपनी भी आके कर सकती है, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं कर सकती थी। बट अब क्या हो रहा है, अब वो कोई भी आपको कर सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है। बट सिर्फ क्या छोड़ के कि आप चाइना के साथ क्या कर सकते हो, ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती है, सिर्फ चाइना के साथ कर सकती है, ओपीएम का ट्रेड कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। बट ये वाला जो मोनोपोली थी, ये 1833 में जाके इसको भी खत्म कर दिया गया, ये भी पूरी खत्म। अब बात करते हैं अब क्या, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। शुरुआत कौन से हुई थी, शुरुआत हुई थी कि गवर्नर ऑफ बंगाल बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, सिंपल सी बात थी। बट चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको क्या कर दिया, एक स्टेप और ऊपर लेके चले गए। अब वो बंगाल नहीं, अब वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन चुका था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है कि अब एक ही इंसान के अंडर ना पूरे का पूरा इंडिया आ रहा है। तो मैंने आपसे वहां के क्या था कि अब सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो रही है, कहां से, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से। लेकिन 1833 में आके सेंट्रलाइजेशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि एक इंसान के अंदर पूरा का पूरा इंडिया आ रहा है। अगर आपसे बोलेंगे कि सेंट्रलाइजेशन जाके कंप्लीट कब हुई थी, तो आप कब हुई थी, 1833 में। अब हम चार्टर एक्ट 1833 के बारे में पढ़ते हैं। देखो, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये हमने बात की ऊपर। और फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, पहले फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, हेस्टिंग। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने, विलियम बेंटिक became the first governor general of India and vested in him all the civil and military power. ठीक है, the governor general of India was given the exclusive legislative power for the entire British India and deprived the governor of Bombay and Madras their legislative power. तो हमें कैसे पता चलता है कि यहाँ पे कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन हो गया है। गवर्नर ऑफ बंगाल बन तो गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, बट एट द सेम टाइम जो गवर्नर कहाँ के थे, बॉम्बे और मद्रास के, उनसे उनकी लेजिस्लेटिव पावर भी ले ली गई। और बॉम्बे की जो लेजिस्लेटिव पावर क्या होती है, लॉ मेकिंग पावर, वो लॉ बनाते हैं। लेकिन मद्रास के पास इससे पहले जो लॉ मेकिंग पावर थी और बॉम्बे के पास जो लॉ मेकिंग पावर थी, अब वो किसको दे दी गई, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। मतलब क्या, एक ही इंसान के अंडर हर चीज आ रही है। तो सेंट्रलाइजेशन कंप्लीट होगी। किसी अगर एक अथॉरिटी के पास या किसी एक इंसान के पास की सारी की सारी पावर होती है, उसे हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, तो सॉरी सेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होती है कि पावर काफी ज्यादा लोगों के पास है। और डिसेंट्रलाइजेशन की सबसे अच्छी एग्जांपल क्या है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। हर किसी के पास क्या पावर है, पंच के पास पावर है, जो हमारा ग्राम सभा उसके पास पावर है। जब हम उसके बारे में पढ़ेंगे तब हम उसके बारे में आपको बता देंगे। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम द प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टिंग में किस लिए आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ट्रेड करने के लिए, वो कमर्शियल बॉडी थी। बट अब क्या हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया कि अब एडमिनिस्ट्रेशन संभालो। अब आप बोलोगे कि एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों अब इनको लगा दिया, अब इनको प्रॉफिट क्या हो रहा है। अब इनको क्या कर दिया, अगर इंडिया से आपका जितना मर्जी प्रॉफिट आ रहा है उसमें एक शेयर दे देंगे, लाइक 10 to 20% या 15% के आसपास आपका शेयर दे देंगे, उसके ज्यादा अलावा आप ट्रेड नहीं कर सकते। अगर आप ट्रेड कर भी रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप क्या हो गया, मोनोपोली हट चुकी है। द कंपनीज टेरिटरी इन द इंडिया वर हेल्ड बाय इन द ट्रस्ट ऑफ हिज मैजेस्टी हिज हायर्स एंड सक्सेसर। अब क्या हुआ है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे नहीं अब टेरिटरी है इंडिया की, अब किसके नाम पे है, जो इंडियन टेरिटरी है वो क्राउन के नाम पे हो चुकी है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब हम चलते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853। देखो 20 ईयर के बाद चार्टर एक्ट नहीं आया कि नहीं आया, हर 20 साल बाद चार्टर एक्ट आ रहा है। पहले 1773 में आया, फिर 1793 में आया, फिर 1813 में आया, फिर 1833 में आया और उसके बाद 1853 में आया। बट हर बार चार्टर एक्ट में क्या आता था, हर बार चार्टर एक्ट में आता था कि हम क्या करेंगे, 20 ईयर के लिए आपको ट्रेड करने का इजाजत दे रहे हैं हम आपको। बट पहली बार चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में क्या आया कि 20 ईयर के लिए उन्होंने डेट नहीं बढ़ाई, उन्होंने क्या बोला, इनडेफिनेट टाइम के लिए। इनडेफिनेट टाइम क्या होगा कि उनकी मर्जी है, चाहे तो वो आपको 100 साल तक कुछ ना बोले, और अगर उतारने में आए तो आपको 2 साल पे उतार देंगे, एज सिंपल एज दैट। देखो, गवर्नर जनरल काउंसिल, अब हम देखते हैं कि 1853 चार्टर एक्ट में और क्या आया था। गवर्नर जनरल काउंसिल, सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन। ठीक है, इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड बाय एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर्स कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स टू द काउंसिल व्हिच फंक्शन एज अ मिनी पार्लियामेंट। देखो, लास्ट टाइम जब हमने पढ़ा था, जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तब उन्होंने क्या लाया था,
सिर्फ एग्जीक्यूटिव काउंसिल दिया था 4 मेंबर का, किसको? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। बट अब क्या हो गया, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी पहले बनती नहीं थी, पहले पूरा लॉ कौन बना रहा था? सिर्फ गवर्नर जनरल बना रहा था। लेकिन अब एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बिलेव ने बोला कि नहीं, लॉ मेकिंग होनी चाहिए, अलग से होनी चाहिए, सिर्फ एग्जीक्यूटिव को फंक्शन नहीं दे देना चाहिए, सिर्फ ये नहीं बोल देना चाहिए कि एग्जीक्यूटिव लॉ बनाएंगे। अब पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल था ही, अब लेजिस्लेटिव काउंसिल भी आ गया सेपरेट, इन द एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर। उसमें कितने मेंबर थे? 6 न्यू मेंबर्स। उसको क्या कहते थे अब? मिनी पार्लियामेंट। ठीक है। और एट द सेम टाइम, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट ओपन टू इंडियंस आल्सो। इससे पहले जो सिविल सर्विसेज थी ना, उसमें इंडियंस को हिस्सा नहीं लिया जाता था, सिर्फ ब्रिटिशर्स का कर सकते थे, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन दे सकते थे। अब क्या हो गया कि अब उन्होंने बोला कि इंडियंस भी इसमें क्या कर सकते हैं? पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा वाह, अंग्रेज क्या कर रहे हैं, इंडियंस के बारे में सोच रहे हैं। बट इसके पीछे भी एक साजिश थी। सिंपल सी बात क्या थी कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या था, एक कॉलेज था जिसका नाम क्या था? हेलबेरी कॉलेज होता था। ठीक है। जो हेलबेरी कॉलेज था वो चलाता कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी चलाती थी, और उसमें ना मोस्ट ऑफ द इंडिया के जो गवर्नर जनरल आते थे, जब गवर्नर आते थे, वो किस कॉलेज से आते थे? इसी कॉलेज से आते थे। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी वो कॉलेज चला रही है, वहीं से बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, गवर्नर वही बन रहे हैं, गवर्नर जनरल वही बन रहे हैं, बड़ी बड़ी पोस्टें से उनको मिल रही हैं, तो ब्रिटिश क्राउन की तरफ ना वो लॉयल नहीं रहेंगे। तभी ब्रिटिश क्राउन ने क्या बोला कि हम एज अ इंडियन का मान के बोल के चलते हैं कि हाँ, सिर्फ इंडियन भी इसमें क्या कर सकते हैं? पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट हम इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हैं कि इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉलेज से लोग नहीं आ रहे, तब ईस्ट इंडिया कंपनी की लॉयल्टी भी कम होती है। हम क्या कर सकते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी को उठा के साइड में रख देंगे, तो रूल किसका आ जाएगा? ब्रिटिश क्राउन का रूल आ जाएगा। ठीक है। अकॉर्डिंग टू मैक्यूले कम्युनिटी, क्योंकि मैक्यूले कम्युनिटी ने पहले बोलता कि क्या करना चाहिए, सिविल सर्विसेज में इंडियंस को क्या रखना चाहिए, सर्विस में भी अपॉइंट करना चाहिए। तो ये कब अपॉइंट कब हुई थी? 1854 में। तो ओपन कंपटीशन सिस्टम कब आया था? इसी एक्ट में। ठीक है, 1853 में। इंट्रोडक्शन ऑफ लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया, और फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन कहां से आई थी? इसी एक्ट में, 1853 में। बट लोकल रिप्रेजेंटेशन का ये मतलब नहीं कि इंडियंस को यहाँ इन्वॉल्व किया जा रहा था। लोकल रिप्रेजेंटेशन है कि आपको आगरा हो गया, बॉम्बे हो गया, ऐसी जगहों में वो क्या कर रहे थे? देखो हम नीचे हम पढ़ते, देखो मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, आगरा, इसमें क्या कर रहे थे वो? लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द 6 लेजिस्लेटिव मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल, गवर्नर जनरल जो काउंसिल है ना, वहां से मेंबर ले रहे थे। 4 मेंबर अपॉइंटेड बाय लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट, मतलब जो वहां पे जो गवर्नमेंट है ना, प्रोविंशियल लेवल पे, ठीक है, प्रोविंशियल लेवल पे जो गवर्नमेंट है, मद्रास की, बॉम्बे की, बंगाल की, आगरा की, उसमें कोई अंग्रेज उठा लेंगे, ठीक है, कोई ब्रिटिशर उठा लेंगे और उसको बोलेंगे हाँ भाई आप क्या कर रहे होगे, लोकल रिप्रेजेंटेशन करो। ये इंडियंस को नहीं दे रहे, ये किसी को दे रहे? ब्रिटिशर्स को ही दे रहे। बट क्या कर रहे? डिसेंट्रलाइज मैनर करना की कोशिश कर रहे वो। और अभी तक क्या चल रहा था हमारा? ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल, हर चीज अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के हिसाब से चल रही है। बट इसके बाद अब क्या होने वाला है? एक इंसिडेंट होने वाला है 1857 में, जिसे हम क्या कहते हैं? स्पाई म्यूटिनी भी कहते हैं, रिवॉल्ट ऑफ 1857 भी कहते हैं, और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। जब ये सब कुछ हो गया तो ब्रिटिश को लगा कि नहीं, हमें क्या करना चाहिए, अपनी पॉलिसीज को वापस देखना चाहिए, और हमें देखना चाहिए कि किस हिसाब से क्या चल रहा है, हम अपना पंजा और अच्छी तरीके से कर सकते हैं, इंडिया में ला सकते हैं। तो तभी उन्होंने क्या किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 लाया, क्योंकि एक साल बाद ही आ गया था। आपने देखा कि रिवॉल्ट कब होता है? 1857 में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 आ गया, और यहां से स्टार्ट होता है कौन सा? क्राउन रूल। और इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्कुल खत्म होगी, वो पिक्चर में ही नहीं है। ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट, गुड गवर्नेंस भी आपको उसको कह सकते हैं। इंडिया henceforth was to be governed by and in the name of Her Majesty the Governor General of India was designated as Viceroy of India। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये गुड गवर्नमेंट एक्ट इसलिए नहीं आया था कि इंडियंस के लिए कुछ गुड कर रहे थे। बेसिकली ये क्या कर रहे थे, हर चीज आप क्या कर रही थी, क्राउन को क्या किया जाएगा, क्राउन को बताया जाएगा हर चीज के हिसाब से, हर पॉलिसी मेकिंग हो या कुछ भी हो जाए, क्राउन को उसके बारे में बताया जाएगा। तभी ये क्या कर रहे हैं, आंसरेबिलिटी बढ़ा रहे।
ठीक है, कहाँ पे? ब्रिटिश गवर्नमेंट में बढ़ा रहे हैं। ये इंडियंस के लिए नहीं आया गुड गवर्नमेंट एक्ट, ये उनके लिए यूज हो रहा है गुड गवर्नेंस एक्ट, एज सिंपल एज दैट। और इसके बाद ना इंडिया की जो गवर्न किया जाएगा, अब इंडिया जाके क्या बन चुका है? कॉलोनी बन चुका है, क्योंकि वो ब्रिटिश क्राउन के अंदर आ चुका है। और एट द सेम टाइम जब हम क्राउन उसको रूल कर रहा है, तो जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उसको किस चीज से डेजिग्नेट भी किया जाने लगा? वाइस राय। ये हिस्ट्री भी चल रही है आपकी, पॉलिटी भी चल रही है, इसलिए ध्यान आंखें खोल के सुनना। देखो, गवर्नर जनरल एक पर्सन है जो क्या कर रहा है, पूरे के पूरे इंडिया में मिलिट्री से सिविल से हर एक्टिविटी उसके अंडर हो रही है। बट 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 जो वाइस रॉय है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वाइस रॉय दो पर्सन नहीं है, सेम ही पर्सन है। गवर्नर जनरल का नाम ही क्या है? वाइस रॉय है। ठीक है, गंगाधर ही क्या है? शक्तिमान है। कुछ बड़ी बात नहीं है। और शक्तिमान वो कब दिखता है? जब वो लड़ने जाता है किससे? बुराई से। और गंगाधर कब है? जब वो नॉर्मल एक्टिविटी कर रहा होता है तभी। अगर इंडिया में वो क्या कर रहा है, गवर्नर जनरल कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, मिलिट्री से लेके कोई भी सिविल एक्टिविटी कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क कर रहा है, लॉ बना रहा है, कुछ भी कर रहा है, तब हम उसे क्या डेजिग्नेट करेंगे? एज अ गवर्नर जनरल। बट एट द सेम टाइम अगर वो क्राउन के साथ क्या कर रहा है? इंटरेक्ट कर रहा है, उसको पॉलिसीज के बारे में बता रहा है या कुछ भी कर रहा है, उस टाइम उसको इंटरेक्ट उसके क्या बोलेंगे? एज अ वाइस रॉय। सेम ही है, गंगाधर शक्तिमान। ठीक है, एंड डिड द सिस्टम ऑफ डूल गवर्नमेंट। डूल गवर्नमेंट ही हटा दी। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जब हट गई, मैंने आपको लास्ट टाइम क्या कहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या काम है? वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दी गई थी। अब एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी उनसे ले लेगा, सब कुछ खत्म कर दिया गया, उनको भेज दिया गया। क्यों? क्योंकि 1853 में मैंने आपसे कहा था कि इसके बाद उनको चार्टर नहीं मिला था। उनको चार्टर जब मिला था उसमें उनको 20 ईयर्स कोई एक्सटेंशन नहीं मिली थी, उनको इनडेफिनेट पीरियड के लिए एक्सटेंशन। मतलब क्या? कि हम आपसे चाहे एक दिन बाद आपका रूल खत्म कर दें, चाहे हम 20 साल बाद कर दें या 50 साल बाद, वो हमारी मर्जी। इसके बाद चार्टर एक्ट नहीं है, वो लास्ट चार्टर एक्ट था। तो ऑब्वियसली बात, अगर ईस्ट इंडिया कंपनी चलेगी तो वो डबल गवर्नमेंट सिस्टम भी क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। न्यू ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब एक नया ऑफिस आया जिसका नाम क्या था? सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट फॉर इंडियन was created vested with a complete authority and the control over Indians। देखो, एक नया ऑफिस आया, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ना इंडिया में नहीं थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहाँ पे थे? ब्रिटेन में थे, लंदन में थे। उनका जो एक क्या था, ब्रिटिश पार्लियामेंट है, सपोज कितना बड़ा पार्लियामेंट है, इतने सारे लोग हैं बीच में, तो उन्होंने क्या किया कि बीच से ना 15 मेंबर की काउंसिल बनाई। ब्रिटेन में ही हो रहा है सब कुछ, इधर नहीं हो रहा है। 15 मेंबर की काउंसिल बनाई और इस काउंसिल का हेड कर बना दिया, जिसका नाम क्या है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और अब क्या हो रहा है कि इंडिया के बारे में अगर गवर्नर जनरल कोई लॉ बना रहा है, वो किसकी हेल्प से पहले बनाएगा? लेजिस्लेटिव काउंसिल, अपने एग्जीक्यूटिव्स की हेल्प से। जब वो लॉ पास होगा, वो लॉ कहां पे जाएगा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या करेगा? अपने जो 15 मेंबर की काउंसिल है उसके साथ वो फिर उसको डिस्कस करेगा, और अब जब उनको लगेगा कि हाँ ये लॉ बिल्कुल ठीक है, तब वो क्या करेंगे? उसको पास करेंगे। ठीक है, अब क्या हो रहा है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या है? वाइस राय से लिंक करता है। कैसे क्या होता है? जो वाइस राय है, अब वो डायरेक्ट क्राउन के पास थोड़ी जाके वो क्या करेगा? कॉन्टैक्ट करेगा। जो वाइस राय वो किससे कॉन्टैक्ट करेगा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से। फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जाके किससे करेगा? ब्रिटेन क्राउन से करेगा। ठीक है, जो ब्रिटिश क्राउन है उससे जाके करेगा, वो इंटरेक्ट करेगा। वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहाँ पे है? लंदन में है। और वो 15 मेंबर कहाँ से? उनके पार्लियामेंट से निकाले। एस्टैब्लिश अ 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडियन टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, और चेयरमैन क्या होगा उसका? काउंसिल। काउंसिल का चेयरमैन कौन? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब देखो, अब क्या आता है? इंडियन काउंसिल एक्ट। मैंने आपको क्या कहा था कि 1773 में आपकी क्या स्टार्ट होती है? सेंट्रलाइजेशन। 1773 में आपकी सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुई थी। और सेंट्रलाइजेशन जबकि कंप्लीट पूरी अच्छी तरीके से सेंट्रलाइजेशन कब होगी? कंप्लीट कब होगी? इन 33 में। ब्रिटेन गवर्नमेंट को लगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि सेंट्रलाइजेशन हमारे लिए ठीक नहीं देगी, हमारे लिए ज्यादा इफेक्टिव क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन। तब इन्होंने क्या किया कि 1861 से उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन करनी शुरू की। और डिसेंट्रलाइजेशन अब शुरू कहां से होती है? इसका मतलब क्या है? 1861 में। और ये कंप्लीट जाके कब होगी? गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ 1935। ये इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तभी आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। देखो, अब जो काउंसिल एक्ट आ रहे हैं ना, इसमें जब भी वर्ड आ जाए क्या? इंडियन काउंसिल एक्ट,
जब भी काउंसिल वर्ड आपने सुन लो तो आप सिंपल सी बात देखना क्या कि इंडियंस को, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इंडियंस की उसमें स्ट्रेंथ बढ़ाई जा रही है, उनको मौका दिया जा रहा है क्या कि लॉ बनाने का तो सिर्फ ऐसे नाम का एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है, ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि ब्रिटिश क्या करते, कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी यूज करते थे। पहले क्या करते थे वो, आपको कोई अच्छी चीज प्रोवाइड करते थे जो आपको स्टिक मारते थे। अब उन्होंने देखा कि 1857 में हमने इतना बड़ा रिवॉल्ट किया तो इंडियंस को कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा ताकि क्या किया जा सके, उनको थोड़ी देर के लिए खुश किया जा सके। उसमें चाहे कुछ पावर हो ना हो, डज नॉट मैटर, इंडियंस को लगना चाहिए कि हमें रिप्रेजेंट। ठीक है, देखो 1857 में ये आया, तब उन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन देंगे। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 आ। यहां से होती है क्या, बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, वाइसराय टू नॉमिनेट सम इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ हिज एक्सपेंडेड काउंसिल, दस एसोसिएटेड इंडियंस विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस। अब इंडियंस को पहली बार उन्होंने लॉ मेकिंग प्रोसेस में बुलाया। आई थिंक मैं यहाँ पे नाम देना भूल गया हूँ, बट आपको याद रखना है क्या, 3 इंडियंस को यहाँ पे क्या किया था, लेजिस्लेटिव काउंसिल में रखा गया था। और 3 इंडियंस वो कौन थे, ये आप लिख लेना क्योंकि शायद मैं नोट्स में ना लिखा हो। राजा बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, और तीसरे कौन से थे, सर दिनकर राव। अब इंडियंस, ऑब्वियस सी बात है कि अगर ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को काउंसिल में क्या किया, जगह दिया, तो ये वही 3 मेंबर होंगे जिन्होंने क्या किया, 1857 के रिवॉल्ट को सप्रेस करने में ब्रिटिश गवर्नमेंट की हेल्प की। ऑब्वियस सी बात है वो अपने लॉयल इंसान लाएंगे। कोई भी इंसान है जो लॉयल है ब्रिटिश क्राउन से, तो उसी को वो क्या करेंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे। एट द सेम टाइम वो क्या भी बता रहे हैं, पहले तो इनको किनको ला रहे हैं, अपने लॉयल बंदों को जिन्होंने हेल्प की थी, और फिर वो बता रहे हैं इंडियंस को कि देखो हम आपको क्या, कहाँ पे इन्वॉल्व कर रहे हैं, लॉ मेकिंग प्रोसेस में। और फिर उनको पावर दे भी नहीं रहे कुछ, उनके पास कोई पावर भी नहीं है, कि वहां पे बैठा के इनको ऐसे बिठाया जाता है कि बेवकूफ़ों की तरह जहाँ वहां जाके बैठते थे। मतलब जब इंडियन काउंसिल एक्ट आपने नाम सुन लिया, समझ लो कि इंडियंस को एक लॉलीपॉप दे दिया, जैसे बच्चा होता है उसको लॉलीपॉप पकड़ा दो, वो चुप होकर बैठ जाता है। ये इंडियन काउंसिल एक्ट इस हिसाब से। अब यहाँ से डिसेंट्रलाइजेशन होना शुरू हो गई। ठीक है, अब ये आपने याद रखना है। लेजिस्लेटिव पावर टू द बॉम्बे एंड मद्रास प्रोविडेंसेस वर रिस्टोर्ड। अब देखो क्या हुआ, जब कौन सा एक्ट आया था, 1833 में। 1833 का एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट था, उसमें उन्होंने क्या किया था, कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन कर ली थी। जब उन्हें कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन कर दी थी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या बना दिया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तब उन्होंने एट द सेम टाइम 2 चीजें हुई की थी क्या, कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी की ना लेजिस्लेटिव पावर को भी क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। तब जाके पूरी सेंट्रलाइजेशन हुई ना, कोई एक ही इंसान के अगर आप पूरी कंट्री के लिए लॉ बना रहा है, उसे हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। अगर अब यहाँ से डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हो रही है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, बॉम्बे और मद्रास की पावर को वापस रिस्टोर करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज वर रिस्टोर्ड, उनको फिर से रिस्टोर कर दिया गया। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल, अब नई लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बनी, किस किस के लिए, बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस, कहाँ पे, पंजाब के पाकिस्तान के एरिया में आजकल, और पंजाब एरिया के लिए, ये 3 के लिए आप क्या बनी एट द सेम टाइम लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी। ये प्रोविंशियल लेवल पे बन रही है। प्रोविंशियल क्या हो गया, इस टाइम के हिसाब से बोल तो स्टेट्स। ठीक है, सेंटर क्या हो गया, पार्लियामेंट हमारा जो हो गया। empower the viceroy to make the rules and order for more convenient transactions of the business in the council, gave recognition to the portfolio system and introduced by the Lord Canning। अब देखो एट द सेम टाइम उन्होंने क्या किया, उन्होंने वाइसराय को ये पावर दे दी। ठीक है, वो क्या कर सकता है, अगर उसको क्या करना है, ट्रांजिशन उसको अच्छी तरीके से चलाना, उसको अच्छी तरीके से काम करना, तो वो क्या कर सकता है, सिंपल सा काम कर सकता है, लॉ मेकिंग पावर उसको दे दो। लॉ मेकिंग पावर क्या हो गया, अब तो हम बोल रहे हैं कि लॉ मेकिंग पावर उसके पास है, लेकिन अगर सिर्फ वाइसराय क्या करता है, कोई भी एक लॉ बना देता है, उसको किसी और की जरूरत नहीं पड़ती है, उस लॉ मेकिंग पावर को क्या करते हैं, ऑर्डिनेंस। आजकल ये लॉ मेकिंग पावर इंडिया में किसके पास है, प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, कोई लॉ बना सकता है,
उसको कुछ नहीं चाहिए, ना लोकसभा चाहिए ना राज्यसभा चाहिए, वो कोई भी ऑर्डिनेंस निकालेगा वो लॉ बना सकता है, बट द कंडीशन इज लोकसभा एंड राज्यसभा शुड नॉट बी इन सेशन। अगर ये रिसेस पीरियड में चल रहे हैं ना लोकसभा ना राज्यसभा और प्रेसिडेंट को लग रहा है कि हाँ ये लॉ की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, लो क्या कर सकता है, एक लॉ पास कर सकता है जिसे हम ऑर्डिनेंस कहते हैं, बट इसकी लाइफ पीरियड कितना होती है, सिर्फ 6 मंथ। ठीक है, जब हम प्रेसिडेंट पढ़ रहे होंगे मैं आपको उस टाइम फिर बता दूंगा, बट इस टाइम आपको एक जिस्ट दे देता हूं। तो ऑर्डिनेंस क्या है, लॉ मेकिंग पावर है। अब लॉ मेकिंग पावर, ऑर्डिनेंस कब कही जाएगी लॉ मेकिंग पावर, जब उससे एक एग्जीक्यूटिव क्या करेगा, लॉ बनाएगा, ना कि लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर क्या है, लोकसभा राज्यसभा ये सब लेजिस्लेचर है, पर प्रेसिडेंट क्या हो गया, गवर्नर जनरल क्या हो गया, ये सब क्या एग्जीक्यूटिव है। जब ये लॉ बनाते हैं उसे हम कहते हैं ऑर्डिनेंस। ठीक है, उस टाइम इसकी इतनी लाइफ नहीं थी, इस टाइम इसकी लाइफ कितनी है, 6 मंथ लाइफ है। प्रेसिडेंट के पास पावर है, जब लोकसभा या राज्यसभा सेशन में नहीं होते तब वो लॉ बना सकता है। और 6 मंथ पावर रखने की वजह क्या, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया कि हमारे इंडिया में 3 क्या होते हैं, सेशंस होते हैं। एक होता है हमारा बजट सेशन होता है, एक हमारा होता है मानसून सेशन, एक हमारा विंटर सेशन, ये हम बाद में पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया कि इन 2 सेशन के बीच का जो मैक्सिमम पीरियड होता है वो 6 मंथ है, इससे ज्यादा टाइम नहीं हो सकता। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें एक सिंपल सी बात पता चलती है कि 6 महीने मैक्सिमम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, उसके बाद वो सेशन में आ ही जाएगी लोकसभा या राज्यसभा। तो एक बार जब वो सेशन में आ गई तो ये लॉ ऑटोमेटिकली क्या जाता है, खत्म हो जाता है। जब ये लॉ खत्म हो जाएगा और उसके बाद अगर लोकसभा और राज्यसभा को लगा कि हाँ ये लॉ इंपॉर्टेंट है, तो वो खुद क्या करेंगे, बिल पास इंट्रोड्यूस करेंगे, दोनों हाउसेस में पास करेंगे, प्रेसिडेंट के पास भेजेंगे और प्रेसिडेंट क्या कर देगा, उसे असेंट दे देगा अपना, सिंपल एज दैट। ठीक है, वो पावर कब आई थी, पहली बार कब इंट्रोड्यूस हुई थी, काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, वाइस राइट टू इशू ऑर्डिनेंस विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव। देखो सिंपल सी बात है। पोर्टफोलियो क्या होता है, फर्स्ट टाइम पोर्टफोलियो इंट्रोड्यूस होता है। पोर्टफोलियो सिस्टम होता है कि पहले क्या वाइसराय करता था, पूरा का पूरा पैसा क्या करता था, अपने पास रख के वो बोलता था कि हाँ हमने कोई भी साथ खर्चा आ रहा है तो उसके साथ क्या करता जा रहा है, वो उसी के बीच से पैसे निकाल दिए। जैसे हमने पर्स में क्या रख दिया, 500 रुपया रख दिया मान लेते, और हमने क्या किया, पेट्रोल डलवाना, तो हमने वही 500 रुपया निकाला, 100 रुपया दिया, पेट्रोल डलवा दिया। फिर हमने कुछ खाना था, 100 रुपये की हमने चीज़ खाई, वहीं से हमने 100 निकाला। बट पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है कि आप क्या करो, पर्स में ही 5 डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन है, हर सेक्शन में क्या कर दो, 100 रुपीज डाल दो। और आपको पता है कि इस सेक्शन में मैंने क्या करना है, सिर्फ पेट्रोल डलवाना है। इस सेक्शन में जो मैंने 100 डाले हुए हैं, इससे मैंने सिर्फ खाना खाना है। उसे क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो सिस्टम। ये पोर्टफोलियो सिस्टम कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1861 में। अब आया इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। काउंसिल एक्ट आया, इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ हुआ है तभी इंडियन की रिप्रेजेंटेशन बढ़ाई जा रही है। पहले कितने इंडियंस थे, सिर्फ 3, और मैंने आपको नाम भी बता दिए। तो यहाँ पे सिर्फ इंडियंस की मात्रा बढ़ाई जा रही है। तो ऐसा क्या हो गया कि इनको, इंडियन को रिप्रेजेंटेशन बढ़ानी पड़ी। 1885 में कुछ हुआ है। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो ये वर्ड डेट आपके लिए बहुत ज़्यादा फेमिलियर होगी। अगर आपने नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्म है, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई। तो गवर्नमेंट को लगा कि हाँ हमें क्या करना है, थोड़ा बहुत इनको क्या करना पड़ेगा, हमें खुश करना पड़ेगा फिर इंडियंस को। नॉन ऑफिशियल मेंबर इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इंक्रीज। उन्होंने क्या किया था, सिर्फ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या किया, इंडियन के मेंबर को इंक्रीज कर दिया, बट मेंटेन द ऑफिशियल मेंबर। देखो नॉन ऑफिशियल मेंबर और ऑफिशियल मेंबर क्या फर्क है, मुझे नहीं लगता आपको ये याद करने की जरूरत है, बट आप फिर भी दिमाग में रख लेना, आपसे भी इतना देख लेना कि काउंसिल एक्ट में क्या किया गया था कि मेंबर्स इंक्रीज किए थे, इंडियन की रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज की थी। आप इतना याद रखो। नॉन ऑफिशियल मेंबर क्या होते हैं, कि वो मेंबर, जैसे इस टाइम में क्या करूँ कि मैं गवर्नमेंट का कोई सर्वेंट नहीं हूँ, लाइक मैं एसआई नहीं हूँ, या मैं क्लर्क नहीं हूँ, जब मैं कुछ भी नहीं हूँ, मतलब जब डीएसपी नहीं हूँ, ये सब क्या गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं, वो क्या हो गया, ऑफिशियल वर्कर। मैं इस टाइम कुछ भी नहीं कर रहा हूँ तो मैं नॉन ऑफिशियल वर्कर हूँ। अगर मैं जाके किसी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बन जाता हूँ या प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बन जाता हूँ इस टाइम, तो मैं कहूँगा क्या, नॉन ऑफिशियल मेंबर। बट अगर मैं ही गवर्नमेंट के अंडर कोई काम कर रहा हूँ तो मुझे क्या बोलेंगे, वो ऑफिशियल मेंबर्स। आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की ज्यादा मेजोरिटी थी या ऑफिशियल मेजोरिटी थी, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इंडियन काउंसिल एक्ट में इंडियंस की स्ट्रेंथ इंक्रीज कर दी गई थी।
increase the function of the legislative council by giving them the power to discuss the budget and addressing the question to the executive। अब देखो, फर्स्ट टाइम बजट को डिस्कस करने की जो पावर आई थी वो कब इनको मिली थी? 1892 में, सिलेक्ट ऑफ 1890। ये भी आपको याद रखना है। अब क्या आ जाती है, देखो तीन काउंसिल एक्ट हैं, ये कौन सा था पहले 1861 का, फिर कब आया 1892 में, और अब कब आया 1909। और 1909 वाले को अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी आपको पता होगा एक इसका एक रिफॉर्म्स का एक नाम भी है, एक स्पेसिफिक नाम है उस नाम का, उसे हम क्या कहते हैं, मॉर्ले मिंटो। अब मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में क्या क्या चीजें आई थी? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में क्या किया था उन्होंने, इंक्रीज्ड द साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया कि अगेन लॉलीपॉप पकड़ा दिया। पहले देखो यहाँ पे 3 मेंबर थे, तो यहाँ पे कितने मेंबर कर दिए उन्होंने, 16 मेंबर इंक्रीज करके उनकी स्ट्रेंथ कब कर दी, 1892 में। ठीक है, 1892 में उन्होंने क्या कर दिया, उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करके कितनी कर दी, 16। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, 1909 में उनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करके कितना कर दिया, 16 से 64 कर दिया। ये सेंट्रल लेवल पे किया, और एट द सेम टाइम उन्होंने नीचे जो प्रोविंशियल लेवल पे उनके भी स्ट्रेंथ इंक्रीज किया। लेकिन आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रोविंशियल 5-8 टाइप की थी, मतलब 8 प्रोविंसेस थी या 11 के आसपास प्रोविंसेस थी, तो आप उन सब की याद रखने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ सेंटर का याद रख सकते। रिटेन्ड ऑफिशियल मेजोरिटी, देखो देन अगेन ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ऑफिशियल थे जो नॉन ऑफिशियल थे, आपको इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लॉज द डेलिब्रेटिव फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एट द बोथ द लेवल्स। अभी हमने बोला कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में बढ़ाया उनको। इंडियंस एसोसिएटेड विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसराय एज अ गवर्नर। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने आपको कहा ना कि आपको इंडियन जो सबसे पावरफुल काउंसिल था ना वो किसका था, वाइसराय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जो वाइसराय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल था जिसमें 4 मेंबर्स थे, जो मोस्ट ऑफ द लॉ हर चीज में आते थे, जो सबसे पावरफुल वही था, उनके बिना कुछ नहीं होता था। तो क्या हुआ, इस 4 में फर्स्ट टाइम किसी एक इंडियन को एंट्री मिली थी इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, जिनके पास सही में पावर थी, ना कि एक सिंपल लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया था। तो उस फर्स्ट पर्सन का नाम क्या था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। फर्स्ट मेंबर थे जो किसमें उन्होंने इंट्रोडक्शन उनको मिला था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में उनको एंट्री। आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये नाम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम जब 1853 में हमारा कौन सा एक्ट आया था, चार्टर एक्ट आया था, उस एक्ट में हमें सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इंडियंस को भी देने की क्या हुई थी, इजाजत मिली थी। जो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने सिविल इंडियन मतलब फर्स्ट इंडियन पर्सन थे जिन्होंने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को क्रैक किया था, वो कौन थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये भी आप याद रखना, ये 2 नाम याद रखना, एक सत्येंद्र पी सिन्हा जिन्होंने क्या किया था, वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में उनको जगह मिली थी, और एट द सेम टाइम जो फर्स्ट पर्सन थे जिन्हें सत्येंद्र पी टैगोर जिन्होंने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को किया था, क्वालिफाई किया। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी तो आपको पता होगा कि 1906 में एक एलीट मुस्लिम ग्रुप क्या था, लीड बाय अग्गा खान, वहां पे शिमला में जाकर उन्होंने मिंटो को क्या कहा था कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। तो ऐसी बात है, मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर इंडिया को डिवाइड करने के लिए काम आ सकती है तो वो उसको जरूर यूज करेंगे। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम बाय एक्सेप्टिंग द कंसेप्ट सेपरेट इलेक्टोरेट, thus it legalized the communalism and Lord Minto came to be known as the father of communal electorate। ठीक है, इससे आपको क्या पता चल गया कि मिंटो जो उस टाइम थे, जब देखो आप क्या लिखा था, जब रिफॉर्म नहीं आते, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, जैसे कि फिर क्या गया मोन्टेग्यू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म, वो कब हुआ था 1919 वाले को हम क्या कहते हैं, मोन्टेग्यू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म। ये जो 2 नाम ही आते, मॉर्ले मिंटो, मोन्टेग्यू कैम्सफोर्ड, इससे क्या पता चलता है, जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या है आपका, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहाँ पे, जो लंदन में, जब मैंने आपको अभी बात की थी 1858 में, जिसके बारे में जो एक वहाँ पे मिनी पार्लियामेंट बना हुआ है जो पार्लियामेंट के बीच से निकलता है। फर्स्ट कौन सा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेकंड कौन सा है, वाइसराय कह दो या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कह दो, एक ही बात है। इसलिए अगर आपसे कोई पूछ ले कि ड्यूरिंग 1909 या 1909 के पीरियड में
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था? ऐसे तो ये बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है। और अगर आपको ये ट्रिक पता थी, आपको सिर्फ नाम पता था पार्लियामेंट्री रिफॉर्म, वो आपको यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं कि पार्लियामेंट्री रिफॉर्म में बताओ कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था। कैसे पता चलता है कि जो आपका फर्स्ट मेंबर है वो कौन है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो मॉर्ले क्या था? सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। सेकंड है मिंटो, वो कौन है? वाइस राय, आप कह दो जी को। ठीक है। और सेपरेट रिप्रेजेंटेशन फॉर प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, ठीक है, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज, इन सब के लिए अलग से क्या थी? रिप्रेजेंटेशन थी। अब आता है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1990, इसे हम क्या कहते हैं? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ये भी आप याद रखना, इसका नाम ये है। तो अब हम करते हैं सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस वर रिलैक्स्ड बाय डिमार्केटिंग एंड सेपरेटिंग द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट। उन्होंने सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट को क्या कर दिया? अलग से कर दिया। ये पॉइंट काफी ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है। डायरकी, डायरकी को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया कि इसमें प्रोविंशियल लेवल में डायरकी क्या होती है? डायरकी होती है कि आप क्या कर देते हो कि सब्जेक्ट्स जो है, कोई भी चीज है सब्जेक्ट है, सपोज रिवर वाटर हो गया, फर्टिलाइजर, आपको एग्रीकल्चर हो गया, एक आपको सिक्योरिटी होगी, ट्रेड हो गया, ये सब सब्जेक्ट्स हैं। सब्जेक्ट्स को उन्होंने क्या किया? डायरकी में इंट्रोड्यूस किया और इन सब्जेक्ट्स को दो लिस्ट में डाल दिया, ट्रांसफर लिस्ट में और एक लिस्ट में डाल दिया, रिजर्व लिस्ट में। ठीक है। और जो ट्रांसफर लिस्ट थी वो किसको दे दी? इंडियंस को पकड़ा दी। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले काम थे। ठीक है। जैसे आप क्या करो कि टेंपल के प्रेमिसेस को ठीक रखो, कोई भी अगर काम हेक्टिक काम करने वाला था वो सब किसको दे दिया? इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को, आप ये चीजें करो। और जो पावरफुल वर्क थे लाइक रेवेन्यू से जनरेट होता था, मनी, फाइनेंसिस, ठीक है, आर्मी, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी, पुलिस, ये सब किसके अंडर आती थी? रिजर्व। और ये किसके पास थी? वाइसरॉय ऑफ इंडिया। सबको जनरल ऑफ इंडिया भी बोल सकते। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे? काम करवा रहे थे किससे? इंडियंस थे। खुद पावरफुल चीजें किसके पास रखी थी? रिजर्व लिस्ट उनके पास। और आपको इतना याद रखना है कि ये कहाँ पे चेंजेस आई थी वाइस? ये प्रोविंशियल लेवल पे आई थी। डायर की फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कहाँ पे हुई थी? प्रोविंशियल लेवल पे। क्योंकि ये सेंटर पे भी इनको इंट्रोड्यूस करेंगे, पर वो कब होगी? 1935 में। वो हम आगे पढ़ेंगे अभी चल के। पता चल गया आपको रिजर्व लिस्ट क्या होगी और ट्रांसफर लिस्ट क्या होगी। अब देखो ट्रांसफर लिस्ट में भी क्या था? सॉरी, ट्रांसफर लिस्ट में भी क्या था कि मोस्ट ऑफ द थिंग जो थी वो ज़्यादा सिग्निफिकेंस वाली नहीं थी, इतनी पावरफुल नहीं थी। बट अगर यहाँ पे भी कोई लॉ पास हम करते थे ना इंडियंस, वो पहले किसके पास जाता था? वाइस राय के पास। अगर वाइस राय उसको टिक कर दे तो पास होता था, अगर वाइस राय उसको मना कर दे वो भी पास नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि जो थोड़ी बहुत उनको पावर दी गई थी ट्रांसफर लिस्ट में, उसके ऊपर भी किसका रिव्यू था? वाइस राय का। अगर वाइस राय मानेगा तो उसको पास करेंगे, नहीं तो पास नहीं करना है। देखो भाई कैमरलिज्म भी कब आया था? 1990 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में बाई कैमरलिज्म को इंट्रोडक्शन मिली थी, इंट्रोड्यूस किया गया था। बाई कैमरलिज्म क्या होता है? टू हाउसेस, अपर हाउसेस, लोअर हाउसेस। देखो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल was placed by bicameral legislature consisting of upper house and the lower house। इस टाइम हम बात कर रहे हैं जो राज्यसभा वो हमारा अपर हाउस है, लोअर हाउस हमारा कौन सा है? लोकसभा। ठीक है, टू हाउसेस हो गए। और एट द सेम टाइम जो हमारी प्रोविंसेस हैं, हमारी स्टेट्स हैं, इस टाइम किन किन स्टेट्स में हमारे क्या चल रहा है? बाइकैमरलिज्म। ये भी आपको इन्फॉर्मेशन में दे देता हूँ। हमारी 6 स्टेट्स हैं जिनमें बाइकैमरलिज्म चलता है। 5 अगस्त 2019 तक 7 स्टेट्स थी जिनके पास बाइकैमरलिज्म था। बट जैसे ही जे.एंड.के का बाइफर्केशन हुई, हम स्टेटहुड हमने खो दी और एट द सेम टाइम हमारा बाइकैमरलिज्म भी क्या हो गया? उसे बंद कर दिया गया। तो कौन कौन सी 6 स्टेट हैं जिनके पास अभी बाइकैमरलिज्म है? एक होगी हमारी बिहार, एक होगी हमारी यूपी, फिर हमारी होगी महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ये भी आप कहीं पे क्या कर सकते हो? उतार सकते हो, कहीं पे नोट कर लो क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ऑल्सो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडियन इन द वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, 3 आउट ऑफ 6 मेंबर। देखो अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लास्ट टाइम कितने मेंबर थे? 4 मेंबर थे, जहां पे सतिंदर पी सिन्हा को क्या मिला था? फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन मिला था। बट अब उनके
टोटल मेंबर कितने हो गए, 6 मेंबर हो चुके हैं। और इस एक्ट में क्या किया उन्होंने, बोला कि हम क्या करते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 3 इंडियंस को क्या करते हैं, मौका देते हैं उसका मेंबर बनने। और एट द सेम टाइम 1909 में क्या हुआ था, एक सेपरेट इलेक्टोरेट सी मुस्लिम्स को मिला था, पर ब्रिटिशर्स ने बोला कि हाँ भाई इससे डिवाइड एंड रूल काफी अच्छा हो रहा है, तो क्यों ना हम क्या करें कम्युनल रिप्रेजेंटेशन किसी को भी देते हैं, सिक्स को भी प्रोवाइड कर दें, इंडियन के जो क्रिश्चियन उनको भी प्रोवाइड कर दें, एंग्लो इंडियंस को भी प्रोवाइड कर दें, और यूरोपियंस को भी प्रोवाइड कर देते, सेपरेट इलेक्टोरेट, फ्रेंचाइज टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, टैक्स, एजुकेशन। और लिमिटेड फ्रेंचाइज भी दी लोगों को, अब लोग वोट कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले क्या करते थे, सिर्फ लैंडलॉर्ड यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर है वगैरह वो सिर्फ वोटिंग कर सकते थे। और फॉर द फर्स्ट टाइम ना डायरेक्ट इलेक्शन जब हुए थे, डायरेक्ट इलेक्शन कब होने शुरू हुए थे, 1919 में। इससे पहले डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होते थे। ठीक है, और फ्रेंचाइज भी लोगों को मिलनी शुरू हो गई, सारे लोगों को नहीं मिल रही थी, हार्डली 5 to 6% ऑफ पॉपुलेशन की, इंडिया की पॉपुलेशन को क्या मिला था, वोटिंग राइट्स मिले थे। वो भी जिनके पास एक लेवल के, सर्टन लेवल के ऊपर प्रॉपर्टी थी, टैक्सेस वो इतना पे करते थे, उनका एजुकेशन लेवल भी देखा जाता था, ये हर चीज देखे वो कर रहे थे। देखो, पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब यूपीएससी की शुरुआत कब हुई, ये इंस्टीट्यूट कब बना, 1919 में, मोंटेग्यू के announcement, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन थ्रू दिस एक्ट, एंड फाइनली इन 1926 में जाके क्या हुआ, पब्लिक सर्विस कमीशन बैठी और इंडिया में फर्स्ट टाइम आई। ठीक है, और उन्होंने 1919 में एक लास्ट चीज क्या बोली कि देखो कि हम एक कमीशन लाएंगे 10 साल बाद, उस टाइम हम देखेंगे कि इंडियंस क्या इस काबिल हुए कि वो खुद को क्या कर सकते हैं, रूल कर सकते हैं, वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी तरीके से चला सकते हैं। क्योंकि ये क्या बोल रहे थे कि हम बारबेरिक पीपल है, हमें अपने आप को कंट्रोल करना नहीं आता, हम अपने आप को रूल नहीं कर सकते, हम अपने आप को गवर्न नहीं कर सकते, हम अपना एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी तरीके से नहीं चला सकते। तो इन्हें बोला कि हम क्या करेंगे, 10 साल बाद एक कमीशन बनाएंगे। और इसी पॉइंट की वजह से क्या आती है हमारी साइमन कमीशन। उन्होंने क्या बोला, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी कमीशन एक लाएंगे टू इंक्वायर इनटू द रिपोर्ट ऑन इट्स वर्किंग। अब देखेंगे क्या इंडियंस इस काबिल हुए कि हम क्या करें, उनको लॉ मेकिंग में वो ज्यादा क्या करें, लिबर्टी दें। वो उसी नाम पे क्या आई थी, साइमन कमीशन। पर साइमन कमीशन का भाई 1927 के आसपास या 1928 के आसपास, और इन्होंने कहा था 1919, 2 साल पहले क्यों लेके आ गए। या ब्रिटिशर्स इतने अच्छे हो कि उन्हें बोला कि हाँ भाई मुझे लग रहा है कि इंडियंस को क्या करना चाहिए, मौका देना चाहिए इस चीज का, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो वो क्या कर रहे थे, बेसिकली 1928 के आसपास, 1928-29 के आसपास वहां पे इलेक्शन होने वाले थे, और वहां पे भी दो पार्टी थी, एक कंजर्वेटिव पार्टी थी, एक लेबर पार्टी थी। तो उनको चांसेस लग रहा था कंजर्वेटिव पार्टी को, ये लेबर पार्टी वैसे भी इंडियंस के सिंपैथी काफी रखती थी, तो उनको लग रहा था कि लेबर पार्टी जीत सकती है। तो उन्होंने बोला कि हम क्या कर लेते हैं कि जल्दी जल्दी ये पॉइंट पे कोई हम कमीशन बना के इंडियंस को मना कर देते हैं कि आप इस काबिल नहीं हो, इससे पहले कि लेबर पार्टी क्या करे, अपनी कमीशन बना के भेजो, कोई ब्लंडर कर दे हमारे लिए। तब इन्होंने पहली भेज दी थी। तो फिर क्या हुआ कि इसके बाद साइमन कमीशन आई, फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चली, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी आपको उसके बारे में पता ही होगा। ठीक है, फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद एक वाइट शीट प्रोवाइड किया गया जिसमें उन्होंने क्या बोला कि हाँ ये उसका जिस्ट है उसका, तो हम क्या करेंगे, अब जो नया एक्ट आएगा उसमें हम मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपको बताएंगे। तो उस बेसिस में हमारा कौन सा एक्ट आया, व्हाइट पेपर के बेसिस पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ 1935। ठीक है, इसमें क्या किया गया, ऑल इंडियन फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स एज अ यूनिट। ठीक है, द एक्ट डिवाइडेड द पावर बिटवीन द सेंटर इन टर्म ऑफ 3 लिस्ट। अब देखो 3 लिस्ट फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस की गई है, क्योंकि ये 3 लिस्ट अभी अभी भी हैं, चलती हैं। और वो किस लिस्ट में आती हैं, किस शेड्यूल में आती हैं, अगर आपको पता हो, इंडिया में ना कितने शेड्यूल है, 12 शेड्यूल, तो ये 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट आती हैं। एक होती है इसकी सेंटर की, होती है कॉन्करेंट, एक होती है स्टेट की। जो सेंटर वाली है उसमें सिर्फ सेंटर लॉ बना सकता है, कॉन्करेंट वाली में स्टेट भी लॉ बना सकता है और सेंटर भी लॉ बना सकता है, और स्टेट वाली में सिर्फ स्टेट लॉ बना सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटर स्टेट और कॉन्करेंट में लॉ बना सकता है, और स्टेट क्या कर सकती है, कॉन्करेंट और स्टेट में लॉ बना सकती है, कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों लॉ बना सकते हैं।
और जब भी कॉन्करेंट लिस्ट में सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बनाएंगे तो हमेशा सेंटर का प्रिवेल करता है। क्यों? क्योंकि हमारी क्या है, इंडिया इज अ क्वासी फेडरल विद यूनिटरी टिल्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि क्वासी फेडरल है। फेडरलिज्म होता है कि आप क्या करते हो कि सेंटर के पास अपनी पावर्स होती हैं, स्टेट के पास अपनी पावर होती है, कोई एक दूसरे की पावर्स को इन्फ्रिंज नहीं कर सकता। ठीक है, फेडरलिज्म वो होता है। लेकिन हमारी 100% फेडरलिज्म नहीं, हमारी क्वासी फेडरलिज्म है, 50-50 हमारी फेडरलिज्म है। जहां तक स्टेट क्या करता है, कोशिश करता है, सेंटर कोशिश करता है कि मैं स्टेट के बीच क्या करूं, इंडल्जन हो जाऊं, उसके बीच विघन ना डालूं, जो कोई उसको इनकन्वीनियंस क्रिएट ना करूं। बट सेंटर चाहे तो क्या कर सकता है, स्टेट लिस्ट में भी क्या कर सकता है, लॉ बना सकता है। अगर आपने कभी आपको मौका मिले तो आर्टिकल 249, आर्टिकल 252, 253, 254 या 255 आप देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि सेंटर क्या कर सकता है, किसी किसी कंडीशंस में ना स्टेट लिस्ट में भी लॉ बना सकता है। तो आपको इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। तभी हम क्या कहते हैं, यूनिटरी टिल्ट, मतलब क्या है कि सेंटर के पास थोड़ी ज्यादा पावर है एज कम्पेयर टू स्टेट। ये आपको कैसे पता चलेगा, एक और जगह से, आर्टिकल 2 से ही पता चलेगा। क्यों? क्योंकि सेंटर जब चाहे किसी स्टेट को तोड़ के 3-4 स्टेटें बना सकता है, और जब 3-4 स्टेटों को जोड़ के कभी भी क्या कर सकता है, एक स्टेट बना सकता है। कभी किसी स्टेट का नाम चेंज कर सकता है, जो मर्जी कर सकता है, स्टेट के साथ खेल सकता है सेंटर। सेंटर के पास इतनी पावर है। तो 3 लिस्ट आ गई, कौन सी, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। सेम बात है ये वाली। जो फेडरल लिस्ट है उसमें सिर्फ सेंट्रल नाम बना सकता है, प्रोविंशियल लिस्ट में कौन बना सकता है, सिर्फ प्रोविंसेस, और कॉन्करेंट लिस्ट में वो दोनों बना सकते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ आइटम में सब्जेक्ट्स आ गए। ठीक है, 59 आइटम्स किसके पास है, सेंटर के पास है। 54 आइटम्स किसके पास है, स्टेट के पास है। 36 ऐसे आइटम है जिसके पास क्या कर सकते हैं, वो दोनों नाम बना सकते हैं। अब ये आइटम्स कौन से हो गए, वही लैंड सिक्योरिटी होगी, लैंड होगी, कोई भी कैसा, पुलिस हो गया, आपको इस टाइप के सब्जेक्ट है, आप कोई भी ला बना सकते हैं उसमें। अब रेजिडुअरी पावर क्या होगी, ये क्या चीज होती है रेजिडुअरी पावर, तो वाइसराय। देखो, हमारा देश जब आजाद हुआ था तो उन्होंने क्या किया कि उनको लगा था कि जो जो पोटेंशियल सब्जेक्ट है उन्होंने सब इसी में डाल दिए। 5 मिनट के लिए मान के चलते हैं, या अभी हमारी वो बात नहीं चल रही है, 7 शेड्यूल में उन्होंने डाल दिए। बट मुझे बताओ कि वहां पे कोई ऐसी प्रोविजन होगी जिसमें उन्होंने इंटरनेट के बारे में लिखा हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1950s में इंटरनेट था ही नहीं। तो फिर उन्होंने क्या बोला कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो आगे फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, हम ऐड हो सकते हैं, उन सब्जेक्ट्स को हम किसके पास छोड़ते हैं। इस टाइम इंडिया में रेजिडुअरी सब्जेक्ट किसके पास है, पार्लियामेंट उन सब्जेक्ट्स में कर सकता है, सिर्फ सेंट्रल लॉ बना सकता है। लेकिन उस टाइम वो रेजिडुअरी पावर किसको दे दी गई थी, उन टॉपिक्स की, वाइसराय को दी। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में। हाउएवर द फेडरेशन नेवर केम इनटू बीइंग एज द प्रिंसली स्टेट डिड नॉट जॉइन इट। क्योंकि उन्होंने क्या कहा था कि आपको प्रिंसली स्टेट को भी ज्वाइन करना है, प्रोविंसेस ज्वाइन होंगी, और तब जाके क्या बनेगा, एक पूरी यूनिट बनेगी जो इंडिया फेडरेशन बनेगी। बट प्रिंसली स्टेट मना कर दिया, तो फेडरेशन एग्जिस्टेंस में आ ही नहीं सकी। और एट द सेम टाइम मैंने आपको क्या कहा था, 1919 में उन्होंने डायरकी इंट्रोड्यूस की थी, कहाँ पे, प्रोविंशियल लेवल पे। आप याद रखना ये बात, तो उन्होंने 1919 में प्रोविंशियल में की थी, और 1935 में उनको कहाँ पे करेंगे, वो सेंटर में करेंगे। अगर वो उन्होंने कभी आपको क्वेश्चन लिख दिया कि 1919 में सेंटर में डायरकी इंट्रोड्यूस हुई थी, तो वो गलत है। सेंटर में कब इंट्रोड्यूस हुई थी, 1935 में। ठीक है, तब उन्होंने क्या किया, अबॉलिश सबसे पहले डायरकी की उन्होंने कहां से, अब प्रोविंसेस से। क्यों? क्योंकि प्रोविंसेस में उन्होंने कब की थी, 1990 में इंट्रोडक्शन किया था। एंड इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस, दैट इज द गवर्नर वाज रिक्वायर्ड टू एक्ट विद द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर। तो अब उन्होंने क्या, उनको एट द सेम टाइम उनको दे दिया, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी। मतलब क्या कि ऐसे अगर बंगाल प्रोविंसेस है तो वो क्या करे, उसका जो गवर्नर है, गवर्नर मोस्ट ऑफ द फंक्शन संभालेगा। कोई भी अगर लॉ बनाना है आपको, तो लॉ मेकर्स जो बंगाल के बिलोंग करते हैं सिर्फ वही लॉ बना सकते हैं। तभी उनको हर प्रोविंस को ऑटोनॉमी दे देगी, आजादी दे देगी इस हिसाब से। इट केम इनटू इफेक्ट इन 1937 एंड वाज डिसकंटिन्यूड इन 1939। इस एक्ट को वापस बंद भी कर दिया गया। ठीक है, डायरकी एट द सेंटर इंट्रोड्यूस हुई, अभी मैंने बात की आपसे। बट दिस प्रोविजन ऑफ द एक्ट डिड नॉट केम इनटू ऑपरेशन। चाहे वो ऑपरेशन में आया या ना आया, डज नॉट मैटर। क्यों? क्योंकि अगर आपसे वो पूछेंगे कि हमने डायरकी इंट्रोड्यूस कब की थी सेंट्रल लेवल पे, आपने बोलना है 1935 में, बस। बाई कैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11। देखो उस टाइम कितनी प्रोविंसेस थी, 11 प्रोविंसेस लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, और बंगाल में कौन कौन सी किस किसी थी, बंगाल उस टाइम था, बॉम्बे था,
मद्रास था, बिहार, असम, यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस कौन सा हो गया आपका, यूपी इस टाइम का। ये सब क्या थे, इन सब क्या बाइकैमरलिज्म थी, बाकी 5 का बाइकैमरलिज्म नहीं थी। अभी मैंने आपको वो स्टेट्स बता दिए, 6 स्टेट्स जिनके पास बाइकैमरलिज्म है, अभी भी है। कौन कौन से हैं वो स्टेट्स, यूपी, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। याद रखना ये बात कि आपसे कभी भी पूछ सकते हैं ये बात। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस्ड क्लास। अब उन्होंने क्या किया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बी आर अम्बेडकर भी गए थे और उन्होंने कहा कि हमें क्या चाहिए, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर जब तक आप हमें सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दोगे तो हमें वो डेवलपमेंट करने का मौका नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि लोग अभी भी हमसे डिस्क्रिमिनेट करते हैं, हमें आगे जाने का मौका नहीं मिलता है। जब तक लोग हमसे डिस्क्रिमिनेट करते रहेंगे तब हमें मौका नहीं मिलेगा। बट एक बार अगर हमें पावरफुल पोस्ट मिल गई तो हम आगे जा पाएंगे। तो उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाके इसी चीज़ की डिमांड की थी। लेकिन आपको पता है इसी में क्या हो गया था कि गांधी जी काफ़ी नाराज़ हो गए थे बी आर अम्बेडकर से। ये हिस्ट्री पोर्शन आ गया। बीच देखो, मोस्ट ऑफ द थिंग आपकी हिस्ट्री से कंसाइड करते हैं, तभी मैं आपको बीच बीच थोड़ा एक एक्स्ट्रा नॉलेज भी देता हूँ। तो गांधी जी आपसे क्या हो गए, उनसे बी आर अम्बेडकर से नाराज़ हो गए। उन्होंने बोला, गांधी जी ने बोला कि आप सेपरेट इलेक्टोरेट मत लो। बी आर अम्बेडकर ने बोला कि नहीं, मेरे को अपने लोगों को देखना है। तब भी एक गांधी जी ने बोला, उस टाइम गांधी जी जेल में थे, गांधी जी ने बोला कि ठीक है आप एक काम करो, रिजर्वेशन ले लो। उस टाइम से रिजर्वेशन स्टार्ट हुई। और रिजर्वेशन कैसे स्टार्ट हुई, रिजर्वेशन और सेपरेट इलेक्टोरेट में फ़र्क क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। सेपरेट इलेक्टोरेट होता है कि अगर एक मुस्लिम खड़ा हुआ है किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से वोटिंग के लिए, ठीक है, तो सिर्फ उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के मुस्लिम ही उसे वोट दे सकते हैं और कोई वोट उसको नहीं दे सकता। हिंदू वोट नहीं दे सकता, सिख वोट नहीं देता, कोई और रिलीजन का उसको वोट नहीं दे सकता। रिजर्वेशन में क्या होता है कि अगर एक सीट दी है मुस्लिम के लिए ही, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से मुस्लिम ही खड़ा होगा, बट उसको वोट हर कोई देगा, सिख भी देगा, हिंदू भी देगा, क्रिश्चियन भी देगा, डज नॉट मैटर कि आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हो। तो बी आर अम्बेडकर को जब मिली थी कोई 75 या 77 सीट्स के आसपास मिली थी, तभी गांधी ने बोला कि आप रिजर्वेशन ले लो तो आपको हम सीटें इसकी डबल दे देंगे 156 के आसपास। तो तभी बी आर अम्बेडकर मान गए। तो उस टाइम एक पैक्ट साइन हुआ था, इसको हम क्या कहते हैं, पूना पैक्ट। अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया क्या कि पूना पैक्ट में क्या हुआ था। बी आर अम्बेडकर ने क्या किया था, मान के थे कि ठीक है हम रिजर्वेशन ले लेंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि गांधी जी ने फास्ट रख दिया था और बोलते मैं टिल डेथ तक रखूंगा, फास्ट रखूंगा, अगर बी आर अम्बेडकर ये चीज़ वापस नहीं लेते। बी आर अम्बेडकर भी मान नहीं रहे थे, तो लास्ट में रिजर्वेशन उन्होंने क्या किया था, कंप्रोमाइज कर दिया था। बट एट दैट टाइम गांधी जी कहाँ पे थे, जेल में थे। तो फिर गांधी जी की जगह साइन किसने किया था, ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक पैक्ट को उन्होंने जेल में लेके गया और जेल में जाके साइन करवाया। तो गांधी जी की जगह से मदन मोहन मालवीय ने क्या किया था, वो साइन किया था। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट जाता है हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से, ठीक है, ये भी आप याद रखना। एक्सटेंडेड फ्रेंचाइज एंड अबाउट 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन गॉट द वोटिंग राइट। अब देखो, अब पहले फ्रेंचाइज जो 5 से 6% लोगों के पास थी, मतलब वोटिंग राइट्स थे, अब वो 10% पॉपुलेशन के पास क्या हो गए थे, वोटिंग राइट्स आ चुके थे। और एट द सेम टाइम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी क्या हुआ था, एस्टेब्लिश किया गया था टू कंट्रोल द करेंसी एंड द क्रेडिट ऑफ द कंट्री। पहले हमने क्या किया था, 1919 में हमने क्या इंट्रोड्यूस किया था, यूपीएससी। तो 1935 में क्या आएगा, स्टेट का जेकेपीएससी, स्टेट लेवल के जो पब्लिक सर्विस कमीशन थी वो कहाँ पे आई थी, प्रोविंशियल लेवल पे आई थी। और साथ ही साथ जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, क्योंकि कुछ स्टेट्स क्या करती हैं, मिल के क्या करती हैं, एग्जाम करवाती हैं। 5 मिनट के लिए मान लेते हैं कि अगर कल पंजाब खड़ी जाए और हरियाणा बोले कि हम मिल के क्या कराएंगे, एग्जाम कराएंगे, तो उनके जॉइंट को क्या बोलेंगे, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। और एट द सेम टाइम एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट की भी एस्टेब्लिशमेंट की गई थी। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ये आपका लास्ट एक्ट है। इसके बाद हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमारा खत्म हो जाएगा। एंड डिड ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड डिक्लेयर इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन स्टेट। ऑब्वियसली बात है, जब इंडिया इंडिपेंडेंट है तो सबसे पहले हम क्या हो गए, इंडिपेंडेंट नेशन बन चुके। इंडिपेंडेंट डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान क्रिएटेड। एंड 2 डोमिनियन आई थी, किसकी, इंडिया एंड पाकिस्तान। अबॉलिश द ऑफिस ऑफ वाइसराय एंड प्रोवाइडेड फॉर ईच डोमिनियन और गवर्नर जनरल, ठीक है, हु वाज टू बी अपॉइंटेड बाय द किंग, ब्रिटिश किंग, ऑन द एडवाइस ऑफ डोमिनियन कैबिनेट, ठीक है। एम्पावर्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द 2 डोमिनियंस टू फ्रेम
एंड अडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रिस्पेक्टिव नेशन। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कहते हैं, सिंपल सी बात है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वो होती है जो आपकी कंट्री क्या कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है। तो दोनों डोमिनियन के लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई और बोला कि ठीक है आप अपने हिसाब से करो, अपनी कंट्री का लाभ ना दो। तो हमारी कंट्री में हमारे कौन बैठे थे, नाम है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बैठी थी, तो पाकिस्तान की अलग से बैठी थी। empowered the constituent assembly of the both the dominion to legislate for their respective territories, lapse of British paramountcy over the Indian princely states and treaty relation with the tribal areas। उन्होंने बोला कि ठीक है अब हमारी ब्रिटिश पैरामाउंसी यहाँ पे खत्म हो रही है, तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी प्रिंसली स्टेट्स ट्राइबल एरिया के साथ अपने हिसाब से रिलेशन रख सकते हो। फ्रीडम टू द प्रिंसली स्टेट्स आइदर टू ज्वाइन। अब उन्होंने एट द सेम टाइम क्या बोला कि हम क्या कहते हैं, प्रिंसली स्टेट्स को हम फ्रीडम देते हैं कि आप क्या ज्वाइन कर सकते हो, चाहे आप इंडिया को ज्वाइन करो चाहे पाकिस्तान को ज्वाइन करो, डज नॉट मैटर, और टू रिमेन इंडिपेंडेंट। ये लास्ट में माउंट बैटन ने आके बोला था कि ठीक है आप इंडिपेंडेंट मत रहो, किसी ना किसी एक को ज्वाइन कर दो, पर उन्होंने फिर भी एक तरीके से क्या बोल दिया था कि आप किस कुछ भी कर सकते हो। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड इन 1946, बिकेम द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इसी यही क्या बना था, इंडिया का पार्लियामेंट बना था 1946 में, जो इंडिया की क्या बनी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उसका फर्स्ट डे कौन सा था, ये डेट पक्का याद रख लेना, 9 दिसंबर 1946। और लास्ट डे इंडिया ने अडॉप्ट कब किया था, 26 नवंबर 1914। इस दिन हमने अडॉप्ट किया था, कमेंसमेंट नहीं हुई थी, अडॉप्ट। लागू कब से हुआ था, 26 जनवरी 1950। ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। इस चीज़ के बारे में आपको मैं आप फिर से बात करूंगा जब मैं आपको प्रीएम्बल पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पे सामने सामने लिखा है, इसलिए आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो ये था आपका क्या, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। तो मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से आपकी कंप्लीट होगी है, थोड़ी बहुत चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो आई होप ये सेशन आपके लिए प्रॉफिटेबल रहा होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप क्या कर सकते हो, नीचे कमेंट सेशन में पूछ सकते हो। अगर आपको कोई और किसी और सब्जेक्ट का भी डाउट है तो वो भी आप कर सकते हो, कमेंट सेशन में पूछ सकते हो। ये नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, क्या टेलीग्राम का लिंक डाल दिया गया, तो आप वहाँ से जाके कर सकते हो। या हर किसी जितने भी सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं उन सबके नोट्स ले सकते हो। तो फिर आई थैंक यू।